हेलो दोस्तों, मैं आशीष कुमार अपने यूट्यूब चैनल बिहार जीके ट्रिक्स में आपका स्वागत करता हूं। आज मैं एक घटना चक्र के कृषि एवं संवर्धन क्षेत्र के विभिन्न प्रश्नों को देखेंगे। यदि आप लोगों ने अब तक हमारा चैनल बिहार जीके ट्रिक्स सब्सक्राइब नहीं किया है तो इसे सब्सक्राइब कर लें, साथ ही बेल आइकन को जरूर दबाएं। तो आइए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो आइए सबसे पहले हम लोग इसके नोट्स को पढ़ते हैं। महत्व: कृषि भारतीय अर्थव्यवस्था की रीढ़ मानी जाती है। वहीं दूसरा पॉइंट है, आज भी भारतीय कृषि भारत के सकल रोजगारी का आधा, समग्र राष्ट्रीय आय में लगभग 1/6 भाग अर्थात 15 से 18%, अंतर्राष्ट्रीय बाजार में लगभग 18%, आयात में लगभग 6% तथा निर्यात में लगभग 12% का योगदान करती है। वहीं अगला पॉइंट है, यह देश की अधिकांश जनसंख्या की आश्रय स्थली है। अब आइए चलते हैं भारतीय कृषि की विशेषताओं को समझते हैं। तो पहला पॉइंट है, भारतीय कृषि अभी भी काफ़ी पिछड़ी अवस्था में है। आज भी किसान अवैज्ञानिक विधि से कृषि कर रहे हैं। वहीं अगला पॉइंट है, भारत में कृषि क्षेत्र की उत्पादकता अर्थात उत्पादन प्रति हेक्टेयर काफ़ी कम है। वहीं नेक्स्ट पॉइंट है, भारत में कृषि में बड़ी मात्रा में प्रच्छन्न बेरोजगारी पाई जाती है, जो किसानों में गरीबी के प्रमुख कारणों में से एक है। अगला पॉइंट है, आज भी भारतीय कृषि में अनिश्चितता व्याप्त है, जिस कारण मौसम अच्छा होने पर फसल अच्छी होती है, जबकि मौसम के प्रतिकूल होने पर फसल भी खराब हो जाता है। वहीं नेक्स्ट पॉइंट है, छोटी जोतें भी भारतीय कृषि की प्रमुख विशेषता है। नेक्स्ट पॉइंट है, सकल जोतों का 68.45% सीमांत जोत 1 हेक्टेयर से कम है तथा 70.62% 1 से 2 हेक्टेयर की लघु जोतें हैं। अगला पॉइंट है, इस तरह लगभग 86.07% जोतें 2 हेक्टेयर से कम है। अब आइए देखते हैं भारत में जोतों का वितरण, जो कि कृषि गणना 2015-16 से लिया गया है। पहला है सीमांत जोत, जो कि 0 से 1 हेक्टेयर के बीच होता है, जिसका प्रतिशत 68.45% है। वहीं दूसरा है लघु जोत, जिसका 1 से 2 हेक्टेयर भूमि वाले क्षेत्र में होता है, इसका प्रतिशत 17.62% है। वहीं तीसरा है मध्यम जोत, जो कि 2 से 10 हेक्टेयर के बीच होता है, जिसका प्रतिशत 13.35% है। वहीं चौथा है बृहद जोत, जो कि 10 हेक्टेयर से अधिक कृषि वाले क्षेत्र में होता है, जिसका प्रतिशत 0.57% है। अब आइए चलते हैं आगे, देखते हैं भारत में भूमि सुधार के बारे में। स्वतंत्रता के बाद भूमि बंदोबस्ती व्यवस्था को सुधारने तथा किसानों के हितों को संरक्षित करने एवं उन्हें कृषि हेतु प्रेरित करने के लिए अधिनियम बनाकर भूमि सुधार कार्यक्रम लाए गए। इसका उद्देश्य है, पहला उद्देश्य, ऐसे भू संबंध विकसित करना जहां खेती करने वाले ही वास्तविक मालिक हों। वहीं दूसरा है भू व्यवस्था में समस्त बाधाओं को दूर करना, जिससे शोषण रुक सके। अब आइए चलते हैं आगे, देखते हैं। अब इसके कार्य को समझते हैं। तो इसके कार्य हैं, पहला है मध्यस्थों का उन्मूलन। इसके तहत जमींदारी या उस जैसी सभी व्यवस्थाओं को समाप्त कर दिया गया तथा भूमि के संबंध में किसानों का सीधे सरकार से संपर्क हुआ। वहीं दूसरा है काश्तकारी सुधार। इसके अंतर्गत लागान का नियमन किया गया, काश्त अधिकारों को संरक्षित किया गया तथा काश्तकारों को भूमि का मालिकाना हक दिलाया गया। वहीं तीसरा है कृषि का पुनर्गठन। इसके अंतर्गत कृषि भूमि का पुनर्वितरण किया गया, अधिकतम भूधारकता का निर्धारण कर अतिरिक्त भूमि भूमिहीनों में बांट दी गई। अब आइए अगला पॉइंट है, अतिरिक्त चकबंदी के माध्यम से छोटे छोटे चकों को मिलाकर बड़े चक बनाए गए, जिससे उस पर वैज्ञानिक कृषि की जा सके। वहीं नेक्स्ट पॉइंट है, इस कार्यक्रम के अंतर्गत सरकारी कृषि को भी प्रोत्साहित किया गया। अब आइए चलते हैं हरित क्रांति के बारे में समझते हैं। हरित क्रांति भारत में कृषि उत्पादन एवं उत्पादकता में तीव्र वृद्धि लाकर भारत को खाद्यान्न क्षेत्र में आत्मनिर्भर बनाने हेतु अनेक कार्यक्रमों का एक समुच्चय था। मैक्सिको के एक वैज्ञानिक
नॉर्मन बोरलॉग ने बीजों पर अनुसंधान कर अधिक उत्पादकता वाले बीजों की खोज की। इन बीजों को उचित सुविधाएं एवं संरक्षण मिलने पर इनमें काफ़ी अधिक मात्रा में उत्पादन प्राप्त किया जा सकता था। इसी कारण बोरोन को हरित क्रांति का जनक माना जाता है। वहीं नेक्स्ट पॉइंट है, भारत में हरित क्रांति के जनक माने जाने वाले एम.एस. स्वामीनाथन ने मैक्सिको की पत्ती को भारत में भी अपनाने पर बल दिया तथा भारतीय कृषि को आत्मनिर्भर बनाने की नींव रखी। नेक्स्ट पॉइंट है, हरित क्रांति एक पैकेज कार्यक्रम था जिसके अंतर्गत उच्च उत्पादकता वाले बीजों को उर्वरक एवं सिंचाई के माध्यम से पोषण दिया गया तथा कीटनाशकों के माध्यम से इसे संरक्षित किया गया। नेक्स्ट पॉइंट है, इसके अतिरिक्त कृषि को आधुनिक एवं वैज्ञानिक बनाने हेतु कृषि में मशीनीकरण को भी बढ़ावा दिया गया। नेक्स्ट पॉइंट है, प्रायोगिक तौर पर वर्ष 1960 से 61 में गहन कृषि जिला कार्यक्रम के तहत इसे अपनाया गया तथा 1966 से इसे पूरे देश में लागू किया गया। नेक्स्ट पॉइंट है, द्वितीय हरित क्रांति में फसलों के दायरे तथा क्षेत्रों में वृद्धि के साथ साथ कृषि पद्धति को समपोषणीय बनाने हेतु कार्बनिक कृषि को अपनाने पर जोर दिया गया है। अब अगला पॉइंट है, इसमें पूर्वी उत्तर भारत सहित अनेक ऐसे क्षेत्रों पर फोकस किया गया है जहां संभावना तो है परंतु हरित क्रांति फसल नहीं हो पाई थी। इसमें दलहन जैसी फसलों के उत्पादन पर भी फोकस किया गया। अब आइए चलते हैं अगले पॉइंट को देखते हैं। तो अगला पॉइंट है, कृषि वित्त से। कृषि वित्त की आवश्यकता अलग अलग समस्याओं के लिए होती है। अल्प अवधि में कृषि आगतों अर्थात इनपुट्स के लिए अल्पविधि ऋण अर्थात 15 माह से कम मशीनों आदि खरीदने हेतु, मध्यविधि ऋण अर्थात 15 माह से 5 वर्ष हेतु तथा भूमि अस्थायी सुधार करने, बड़ा निवेश करने आदि जैसे जरूरतों के लिए 5 वर्ष से अधिक अवधि के लिए दीर्घावधि ऋणों की आवश्यकता होती है। अब आगे है कृषि वित्त के स्रोत। तो पहला स्रोत है संस्थागत स्रोत। पहला पॉइंट है, संस्थागत स्रोत में कृषि वित्त की सर्वोच्च संस्था कृषि एवं ग्रामीण विकास बैंक नाबार्ड है। वही दूसरा पॉइंट है, इसकी स्थापना 1982 में की गई थी। यह प्रत्यक्ष तौर पर ऋण न देकर कृषि ऋण देने वाले संस्थानों का विनियमन करती है। वहीं दूसरा है गैर संस्थागत स्रोत, जैसे महाजन, साहूकार, मित्र, संबंधी, जमींदार, व्यापारी आदि। स्वतंत्रता के समय इनकी भूमिका काफ़ी अधिक थी। नेक्स्ट पॉइंट है, कृषि वित्त के संस्थागत स्रोतों में वाणिज्यिक बैंक, क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक, सहकारी बैंक तथा सरकार है। वहीं वर्ष 2018-19 में कृषि वित्त में सर्वाधिक योगदान वाणिज्यिक बैंक का है। इसके बाद शीर्ष स्थान पर सहकारी बैंक एवं तृतीय ग्रामीण बैंक का स्थान है। अब है क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक। क्षेत्रीय ग्रामीण बैंकों की स्थापना वर्ष 1975 में हुई। इन बैंकों में 50% पूंजी केंद्र सरकार की, 35% पूंजी किसी वाणिज्यिक बैंक तथा 15% पूंजी संबंधित राज्य सरकारों की लगी होती है। यह ग्रामीण वित्त हेतु समर्पित स्थान है। अब है सहकारी बैंक। सहकारी बैंक 3 स्तरीय होते हैं। पहला है राज्य स्तर पर राज्य सहकारी बैंक, वहीं दूसरा है जिले स्तर पर केंद्रीय सहकारी बैंक और तीसरा है स्थानीय स्तर पर प्राथमिक सहकारी शाखा संगठन। राज्य सरकार बैंक उपभोक्ताओं से सीधे जुड़े नहीं होते हैं बल्कि यह शेष दोनों स्तरों के बैंकों का विनियमन करते हैं तथा इनका पुनर्वित्त पोषण करते हैं। अब आइए इसके नोट्स को पढ़ते हैं। नोट, कृषि में दीर्घकालीन ऋण भूमि विकास बैंकों द्वारा दिया जाता है। तो ये आज का वीडियो बस यहीं तक। आशा करता हूँ आप लोगों को हमारा यह वीडियो पसंद आया हो। यदि आप लोगों को हमारा यह वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक और शेयर ज़रूर करें। फिर मिलते हैं नए चैप्टर के साथ। आज के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।